दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 21 और 22 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो है 21 ऑफ मई की करंट अफेयर्स की वो नहीं डल पाई, तो दोनों को मैंने दोनों डेट्स की जो करंट अफेयर है उनको कंबाइन करके इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और मेरा ये भी निवेदन है कि आप जब भी ये वीडियो देखें या फिर जिस किसी का भी वीडियो देखें जो स्टडी से रिलेटेड है, तो आप उसको पूरा देखें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो वो आपको पता लगे। अगर आप स्किप करेंगे तो निश्चित बात है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ छूट सकती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों। तो स्टार्ट करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये जून में स्टार्ट होगी। और कंप्यूटरीकृत ड्रॉ कंप्यूटर से इसका ड्रॉ निकाला गया और ड्रॉ में 750 तीर्थ यात्रियों का चयन हुआ है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा जून के शुरू में होगी और अगस्त तक चलेगी। फिर यात्रा की तैयारी के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित किया गया था, जिसमें 750 तीर्थ यात्रियों का चयन हुआ और ये 2 मार्गों से ये यात्रा चालू होगी। एक तो मार्ग है लिपुलेख दर्रे से होकर के और दूसरा है नाथुला दर्रा से होकर के। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ठीक है, तो जेलेपला और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है और चाइना से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जो गुड्स का, वो भी नाथुला दर्रा के मार्ग से ही होता है। ठीक है, तो कुल 15 बैच होंगे, जिसमें प्रत्येक बैच में 50 तीर्थयात्री होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 750। ठीक है, 5 बैच जो है वो लिपुलेख मार्ग से जाएंगे और 10 बैच नाथुला मार्ग से होकर के यात्रा करेंगे। दोनों मार्ग अब पूरी तरह से मोटर युक्त है, यानी दोनों से जो है व्हीकल्स जा सकते हैं, जिससे कठिन ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रैकिंग जो करनी पड़ती थी कठिन पहले, तो उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है। तो जो लोग जिनका हाई बीपी रहता है या फिर जो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो ख़ास तौर से जो श्वास की बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके लिए दिक्कत होती थी, तो इसमें हो सकता है उनको निजात मिले, आराम मिले और वह कैलाश मानसरोवर में जाकर के भगवान शिव की दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ईपीएफओ ने मार्च 2025 की वेतन डाटा रिपोर्ट जारी की है। तो मार्च 2025 में 14.58 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, और जो मार्च 2024 की तुलना में 1.15% की वृद्धि को दर्शाता है। 18 से 25 वर्ष की आयु में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है और इस आयु वर्ग में 4.45 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जो नए सदस्य जुड़े हैं वो कुल नए सदस्यों का जो है, अब अगर निकालें उसको तो करीब 59% आता है। ठीक है, तो टोटल जो नए सदस्य हैं उसमें 18 से 25 वर्ष की जो आयु है वो 4.45 लाख लोग नए सदस्य जुड़े हैं, जो कि टोटल नए सदस्यों का 59% है। तो इस आयु वर्ग में वर्ष दर वर्ष 4.73% की वृद्धि हुई है। मार्च में 2.08 लाख महिलाएं भी नई ईपीएफओ सदस्य बनी, जो फरवरी 2025 की तुलना में 0.08% अधिक है और 2024 की तुलना में 4.18% अधिक है। ठीक है, तो इसमें अगर 2025 में तुलना करी जाए तो ये 0.18% बढ़ोतरी करी है पिछले साल से, और 2024 में अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में 4.18% अधिक है। ठीक है, महिलाओं में फरवरी में ये आंकड़ा जो ये है ये यहाँ का दे रखा है और ये मार्च का ये दे रखा है। ठीक है, महाराष्ट्र ने कुल ईपीएफओ सदस्यता का 20.24% योगदान दिया, यानी सबसे ज़्यादा जो है योगदान महाराष्ट्र का है। अन्य प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली
उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ईपीएफओ का डाटा क्या है? आधार मान्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यूएएन। तो आधार सीडिंग की गई है इसमें, और ये जो यूएएन नंबर है ये इस पर आधारित है, और जो नए सदस्य निकासी और पुनः जोड़ने की प्रक्रिया को शामिल करता है। ठीक है, यानी जो लोग इस ईपीएफओ में मान लीजिए जिनकी ओवर एज हो गए हैं, 60 ईयर से ऊपर हो गए हैं, तो उनको जो है ईपीएफओ से अलग करना या फिर ईपीएफओ में जोड़ना, तो उसको लेकर के ये आधार मान्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये प्रोवाइड किया गया है जो भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं कर्मचारी उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट लॉइन। ये प्रोजेक्ट लॉइन जो है गुजरात के द्वारा सर्वे किया गया है शेरों की जनसंख्या का। तो ये 16वां जो है शेरों की जनसंख्या का सर्वेक्षण है गुजरात का। तो टोटल 891 एशियाई शेरों की मौजूदगी है गुजरात में इस समय, जो राज्य की वन्यजीव संरक्षण की सफलता को दर्शाता है, खासकर प्रोजेक्ट लॉयन के प्रयासों के तहत। 10 से 13 मई के बीच आयोजित किया गया था ये 4 दिवसीय सर्वेक्षण, जिसमें 3254 कर्मचारियों ने भाग लिया था। शेरों की जनसंख्या अब गिर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अन्य नए क्षेत्रों में फैल रही है। तो अभी तक क्या था कि गिर जो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें ही केवल जो है शेर पाए जाते थे, लेकिन अभी जो है अन्य क्षेत्रों में भी ये शेरों की जनसंख्या जो है वहाँ पर गुजरात में बढ़ रही है, जो बेहतर आवास, कनेक्टिविटी और स्थिरता का संकेत है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 196 वयस्क नर शेर शामिल हैं। इसमें वयस्क नर हैं वो 196 है, और उसके अलावा शेष संख्या में मादा शेर, शावक और अधेड़ शेर शामिल हैं। तो हमको याद रखना है टोटल 891 एशियाई शेरों की मौजूदगी, मतलब 891 जो है वो एशियाई शेर मौजूद हैं भारत में, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन आज करेंगे। तो ये उद्घाटन करने ही वाले होंगे, और या फिर हो सकता है कि आज की डेट में शाम तक करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं जो 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 103 नवनिर्मित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत स्टेशन का मतलब है कि एक तरह से जैसे स्मार्ट सिटी है, तो उसमें सारी सुविधाएं सिटीजन को दी जाएगी। उसी तरह से अमृत स्टेशन का मतलब है कि सारी की सारी सुविधाएं उस स्टेशन पर मौजूद हों, और जो भी यात्री जो हैं ट्रैवल करते हैं ट्रेनों से, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए, बेहतर सहूलियत दी जाए। तो उसके लिए जो है इसका अमृत स्टेशनों का उद्घाटन यहाँ पे राजस्थान में ये किया जाएगा, बीकानेर में। और देश भर में 1300 से अधिक स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक, समावेशी और सिटी सेंटर के रूप में पुनर्निर्मित किया जा रहा है। फिर इसमें जो है 157 स्टेशनों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो उत्तर प्रदेश में कितने स्टेशन टोटल हैं? इसमें 157। इस पुनर्विकास कार्य में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। यह पहल अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में चल रही है। तो ये 18 राज्य में और 86 जिलों में चल रही है। नेक्स्ट आते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो अब जो हम लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं 21 जून को, वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहेगा 2025 में। तो 1000 से अधिक संस्थाओं ने पहले ही योग संगम पोर्टल है उसमें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें भारत के सबसे बड़े वेलनेस उत्सव की नींव रखी गई है जो 21 जून को मनाया जाएगा। अब इसकी थीम क्या है? थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे है कि 1 लाख से अधिक स्थल योग सत्रों की मेजबानी करेंगे। एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का ओसाका जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में योग पर विशेष ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो भारत का जो योग सेंटर वहाँ पर ओसाका में है, तो ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025
मनाया जा रहा है वहाँ पे, और ये जो विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है ये। और उद्घाटन जो है, उद्घाटन सत्र 2 मई को हुआ था। तो इस सत्र में 2 मई को ये उद्घाटन हुआ, और जो जापान में गोल्डन वीक के दौरान था, तो जापान में गोल्डन वीक मनाया जाता है, उसमें 2 मई को ये उद्घाटन हुआ था वर्ल्ड एक्सपो 2025 का। आगामी योग सप्ताह 15 से 21 जून को होगा। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक भारत पवेलियन में पारंपरिक औषधि पौधों, हर्बल उत्पादों और आयुष आधारित वेलनेस उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। 30 जून को एक B2B बिजनेस टू बिजनेस मीट भी आयोजित की जाएगी, और रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ओसाका को लेकर के है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और तीसरा है कि योग संगम पोर्टल, ठीक है। और 1000 से अधिक संस्थाओं ने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। अभी तक जो है 2011 की जनगणना हुई थी, और उसके बाद अभी कोई भी जनगणना नहीं हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में 1 साल के अंतराल में जनगणना हो। तो अभी तक जो डाटा निकल के आया है, तो वो डाटा जो है उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से सामने आया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी वी कैन से। तो ये उल्लास का फुल फॉर्म है। तो इसमें जो है सबसे साक्षर जो राज्य माना गया है, तो केरला अभी तक चल रहा था साक्षर राज्यों में सबसे आगे, लेकिन जो 100% साक्षर हो चुका है, 100% लिटरेसी है जिसमें, वो है मिजोरम, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 91.33% थी, जो उस समय देश में तीसरी सबसे ऊंची साक्षरता दर थी। परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि तीसरी थी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम ये है उल्लास कार्यक्रम। राज्य ने उन्मूलन के बाद अवशेष गैर साक्षरों को शिक्षित करने के लिए, इसमें देखिए बात आती है गैर साक्षरों को शिक्षित करना, यानी कि यहाँ पे बच्चों की साक्षरता से मतलब नहीं है, यहाँ पे बड़े बूढ़ों की साक्षरता से भी मतलब है, जो कि अशिक्षित है या साक्षर नहीं है, ठीक है। करने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया। तो गैर साक्षर हम किसको कहते हैं और साक्षर किसे कहते हैं? तो साक्षर का अर्थ हमारे भारत में जो लिटरेसी रेट जो है निकाला जाता है, इसमें 3 चीज़ें हैं, बोलना, सुनना, बोलना जो आना चाहिए, और पढ़ना आना चाहिए, और साथ में लिखना आना चाहिए। ये जो है पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है साक्षर कहा जाएगा, ठीक है। तो उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है 2020 की, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये पहल है ये, जिसका उद्देश्य वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना है, यानी बड़े बूढ़ों को शिक्षा प्रदान करना है जो अशिक्षित है, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम ने 2.37 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों और 40.84 लाख से अधिक स्वयंसेवक शिक्षकों का पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है इस उल्लास कार्यक्रम में। नेक्स्ट आते हैं, बानू मुश्ताक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इनको बुकर अवार्ड मिला है इस बार का, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित करी गई है ये बानू मुश्ताक। और ये जो है इनके बारे में जानते हैं, ये भारतीय लेखिका हैं और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी हैं बानू मुश्ताक। और बानू मुश्ताक के इतिहास रचते हुए कन्नड़ा साहित्य में पहली लेखिका बनी है, यानी कन्नड़ा का साहित्य में ये पहली लेखिका हैं जिन्होंने बुकर अवार्ड जीता है। तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी संग्रह है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, और उसका नाम है हर्ट लैम्प, जिसमें लंदन में यह पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने, लंदन में आयोजित किया गया ये। और बुकर अवार्ड जो है ये हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अब इनका जो स्टोरी संग्रह कौन सा है? हर्ट लैम्प। और ये हर्ट लैम्प जो है ये कन्नड़ा भाषा में है, उसके बाद जो ट्रांसलेटर है इसके इंग्लिश भाषा में, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो हर्ट लैम्प जो मूल रूप से कन्नड़ में लिखा गया था दीप बाष्ठी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम आल्सो, कि हो सकता है आपको बानू मुश्ताक का नाम ना पूछ करके दीप बाष्ठी का नाम पूछ लिया जाए। तो दीप बाष्ठी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है ये,
12 शॉर्ट स्टोरीज का एक शक्तिशाली संग्रह है। ये कहानियाँ दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समाजों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन का चित्रण करती हैं। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है कि पुरुष प्रधान देश या कह सकते हैं, या फिर हमारे देश में जो चलन है वो अभी महिला साक्षरता बढ़ रही है और महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। एम्प्लॉयज़ भी महिला जो है अब हर सेक्टर में होती जा रही हैं। तो अभी जो है स्टेटस हो रहा है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो सेनाओं में भी महिलाओं की भर्ती बहुत ज़्यादा रूप से की गई है। तो इन सबको देखते हुए पितृसत्तात्मक समाज किस प्रकार था, उसके हिसाब से जो है महिला कैसे रहती थी पहले, या लड़कियां जो है उनका दैनिक जीवन कैसा होता था, उसके बारे में इन कहानियाँ जो है इस पुस्तक में दी गई हैं। और इस पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। और यह संग्रह जो है 1990 से 2023 तक के 3 दशकों में लिखी गई है। यानी वो जो कहानियाँ हैं वो 1990 से लेकर 2023 तक का जो पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान महिलाओं के जो स्थिति थी उनके बारे में लिखा गया है। राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये 2025 बानू मुश्ताक और अनुवादक दीप बास्ठी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने फ्रांस और कोस्टारिका के सहयोग से आयोजित की गई है दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक, ठीक है ना। तो ब्लू टॉक्स बैठक क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES ने फ्रांस और कोस्टारिका के दूतावासों के सहयोग से दूसरी ब्लू टॉक्स का आयोजन किया। इस बैठक में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 की तैयारियों में महत्वपूर्ण कदम है। ये 9 से 13 जून को जो है फ्रांस में नाइस में ये जो सम्मेलन होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये होगा। चर्चा का मुख्य फोकस जो है समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, महासागर विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने, भूमि आधारित प्रदूषण में कमी, महासागर जलवायु और जैव विविधता के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए जो है मजबूत करने पर ये रहेगा इसका फोकस। उसके बाद जो है ये आयोजन जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर M रविचंद्रन सेक्रेटरी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनके द्वारा ये अध्यक्षता की गई और जिन्होंने वो ब्रीफ किया इसके बारे में। और जबकि कोस्टारिका के राजदूत थे नेस्टोर बाल्टो डानो और फ्रांस के डिप्टी हेड ऑफ मिशन डेमियन सैयद इसके सह अध्यक्ष थे। तो डेमियन सैयद फ्रांस की तरफ से थे, नेस्टोर बाल्टो डानो ये कोस्टारिका की तरफ से थे, और तीसरे जो थे हमारे जो देश की तरफ से जो हमारे सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, माफ़ कीजिएगा एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, अर्थ साइंसेज है, ठीक है, अर्थ साइंसेज के हैं डॉक्टर M रविचंद्रन, उन्होंने ये बैठक की अध्यक्षता की और इसके बारे में ब्रीफ किया ब्लू टॉक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का अभी हाल ही में निधन हुआ 86 वर्ष की आयु में। नार्लिकर ने गुरुत्वाकर्षण के हॉयल-नार्लिकर सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। 19 जुलाई 1938 को जन्मे नार्लिकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी, BHU से की थी। और उनके पिता जो थे विष्णु वासुदेव नार्लिकर, ये भी एक प्रोफेसर थे वहाँ पर और गणित का विभाग के प्रमुख थे, HOD थे गणित के। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ पर कैम्ब्रिज में जाकर के उन्होंने गणितीय ट्रिपॉस में रेंगलर और टाइसन पदक के विजेता बने। फिर नार्लिकर जो थे उन्होंने 1965 में 26 वर्ष की आयु में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। बहुत बड़ी बात है, एक 26 वर्ष के जो वैज्ञानिक हैं उनको 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और उसके बाद में ये महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 2011 में राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, महाराष्ट्र भूषण जिसको कहा गया, उससे सम्मानित किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जो हैं अभी इस समय
तपन कुमार डेका, इनको जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है 1 साल का। तो प्रमुख है तपन कुमार डेका, इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। और तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में जून 2026 तक 1 साल तक के लिए विस्तार दिया गया है। जून 2022 में उनकी नियुक्ति के बाद यह उनका दूसरा विस्तार है, यानी सेकंड टेन्योर है, या कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि सेकंड जो है इनको दूसरी बार जो है सेवा विस्तार दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित यह निर्णय पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर भारत के हालिया हमलों के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में नाम आया है। इनका सेवा विस्तार जो है FR 56D और अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभ नियम 1958 के नियम 16(1)A के प्रावधानों में ढील देते हुए इनको जो है एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये जो प्रावधान है, ये सर्विस के जो प्रावधान है उसको ये डिफाइन किया गया है कि FR 56D अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभ नियम 1958 का नियम 16(1)A, तो इसके प्रावधानों में ढील देते हुए किया गया है। और इनका विस्तारित कार्यकाल जो है पूरा होने में अभी 1 महीना पहले ये चेंज किया गया है, इनको एक्सटेंशन दी गई है। ये नियम क्या कहता है कि कौन कौन से जो अधिकारी हैं उनको एक्सटेंशन प्रोवाइड की जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा। तो नियम केंद्र सरकार को IB पहला रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी खुफिया संस्था है रॉ के प्रमुखों, तीसरा कैबिनेट सचिव, चौथा गृह सचिव, होम सेक्रेटरी और अन्य ही सेवाओं को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु से परे सार्वजनिक हित के मामले में विस्तारित करने की अनुमति देता है केंद्र सरकार को ये। ठीक है। तो इसमें जो हायर लेवल के जो IAS अधिकारी होते हैं और जो सेक्रेटरीट पोजीशन पे होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो उसमें भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, मंत्रिमंडल जो होते हैं कि सेक्रेटरी होते हैं उसके। तो जो भी हायर पोजीशन पे IAS होते हैं या फिर IFS ऑफिसर होते हैं जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बोलते हैं, या फिर IPS ऑफिसर होते हैं, उसके अलावा जो भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी आवश्यकता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है एक्सटेंशन दिया जा सकता है 60 ईयर्स पर उनकी रिटायरमेंट एज के बाद भी। ठीक है। तो ये केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया OCI पोर्टल लॉन्च किया। OCI पोर्टल क्या चीज़ है? ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये नया ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, अब ये एक चीज़ और बताऊंगा कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया ये जो होते हैं ये कौन लोग होते हैं। बेसिकली क्या है कि ये वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद में जो इंडिया में थे और उसके बाद जो है उनके वंशज जो है इंडिया में रहे थे, लेकिन अब वो इंडिया में जो उनके जो आने पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, वो अब इंडिया में नहीं रह रही है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति जो है जिसके पितामही मातामही जो इंडिया में रहे, उनको जो है OCI का दर्जा दिया जाता है। तो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया को लेकर के योजना में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। OCI योजना 2005 में शुरू की गई थी। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO और OCI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये दोनों को मिला दिया गया, PIO और OCI को, और अब जो है OCI ही बोले जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा नागरिकता वाला जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी में, उसमें OCI और PIO के बारे में मैंने बताया है, उसमें उस वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो इसके कार्ड धारक जो है के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है यदि वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे। पितामही और मातामही, यानी पिता की तरफ से इनके और या माता की तरफ से जो भी इनके जो नागरिक रहे थे ये, और अब जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इंडिया में नहीं रह रही है, बाहर रह रही है, तो उनके लिए ये OCI कार्ड इशू किया जा रहा है या इशू किया जाता है, या उस तिथि को भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे या ऐसे व्यक्तियों के वंशज हैं। ठीक है ना। वंश के आधार पर, वंश और परंपरा के आधार पर भी हमारे देश में जो है 5 तरीक़ों से जो है नागरिकता बताई गई है। न्यूट्रलाइजेशन से, रजिस्ट्रेशन से, उसके बाद जो है बाई बर्थ होती है, और इसके वंशज से होती है,
और साथ साथ में जो है अगर जो कोई पर्सन जो है विदेशी है वो हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, तो उसके लिए जो है यहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करना होगा और कल्चर के साथ साथ किसी एक भाषा को अडॉप्ट करना होगा जो 8वीं अनुसूची की भाषा में आती हो। ठीक है, तो भारतीय दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या उनके पूर्वज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी अन्य देश के नागरिक हैं या थे, वह OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक बात आई, पाकिस्तान की बात आई, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी अन्य देश। देखिए हमारे देश में ये हमारी सिटीजनशिप जो है जो नहीं ले पाते हैं, उनका कारण ये है कि जैसे पाकिस्तान हमारा जो है विरोधी देश है और आतंकवादी गतिविधियों को वो जो पोषक है वो, और हमारे देश से युद्ध भी चलता रहा है। बांग्लादेश उसके साथ भी जो है हमारे संबंध जो हैं बेहतर हैं, लेकिन वो जिस समय बांग्लादेश को अलग किया गया था उस समय जो है इसको कंसीडर किया गया कि वहाँ से आने वाले लोग भी जो है OCI रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। और इसके अलावा कोई अन्य देश जिससे हमारे मतभेद हैं, जो कि हमारी विदेश नीति के खिलाफ है, तो ऐसे देशों से आए नागरिक जो हैं उनको OCI कार्ड नहीं दिया जा सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो पात्र नहीं है। तो नवीनीकृत OCI पोर्टल अब ociservices.gov.in/ऑनलाइन OCI पर उपलब्ध है, तो यहाँ पर जा कर के कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो OCI है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने भारत के विकास पूर्वानुमान का संशोधन किया है। तो मॉर्गन स्टैनली एक पोर्टल है या कह सकते हैं एक संस्था है कि भारत की GDP जो है इस साल कितनी होगी और अगले वर्ष कितनी होगी, इसका इन्होंने अनुमान लगाया है। तो वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर को वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.2% और 2027 के लिए 6.5% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया की GDP जो है 2026 में 6.2 रहेगी और 2027 में 6.5% रहेगी। इसके पीछे अनुमान क्रमशः 6.1% और 6.3% से अधिक है जो ये लगाया जा रहा है अनुमान। बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद लचीली घरेलू मांग के कारण यह वृद्धि हुई है। अनुमानित मुद्रास्फीति औसत भी उन्होंने बताया है कि वित्त वर्ष 2026 में 4% जो है और वित्त वर्ष 27 में 4.1% ये मुद्रास्फीति रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि घरेलू खपत विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ में विकास को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। तो यहाँ पे घरेलू खपत की बात आई है, कहने का मतलब है जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन जो है व्यक्ति के यूज़ में आती हैं, उनकी अगर खपत बढ़ती है तो निश्चित बात है कि इसमें जो है इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में आते हैं SBI ने भी अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.3% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये जो है भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है SBI के अनुसार। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ, व्यापार व्यवधान, भू राजनीतिक जोखिमों के बावजूद देश की आर्थिक लचीलापन को दर्शाता है। उसके अलावा यह कि ये अनुमान जो है इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा Q1 to Q3 थर्ड क्वार्टर तक जो है, पहले क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर तक GDP अनुमान में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया जाएगा। और जो अनुमान दिया है वो अप्रैल 2025 में ये अनुमान आया है। 2025 के लिए 6.5% GDP का अनुमान था। उसके बाद उस समय जो है नेशनल इनकम जो है वो 6.5% को बताया गया दूसरा अग्रिम अनुमान में भी। और SBI का अनुमान जो है वित्त वर्ष 2025 में 6.3% ये GDP का है और 6.4 to 6.4% ये चौथे क्वार्टर में
2025 में रहेगा जीडीपी। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय आय थोड़ा सा जान लीजिए क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये, तो जब भी हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट रूप में बता देते हैं। NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो है इसको ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो NNPFC को आप टिक लगाइएगा। ग्रॉस, एक देखिए, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट है हमारा, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अगर बात करें उसमें ग्रॉस से अगर नेट में आते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस से नेट में आते हैं तो उसमें से डिप्रिसिएशन अगर आप घटाएंगे ग्रॉस में से तो नेट आ जाएगा। नेशनल तब आएगा जब उसमें से आप जो है विदेशी आय जो हुई है, विदेशों से विदेशी कंपनियों की जो आय है उसको घटाएंगे, और अगर कोई सब्सिडी है उसको जोड़ेंगे तो ये नेशनल बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या है कि मार्केट प्राइस के पहले जो कॉस्ट होता है वो फैक्टर कॉस्ट आता है। ठीक है, उसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय को ही NNPFC को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एड्रियन कर्माकर। इन्होंने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। जर्मनी के सुहल में आयोजित है ये SSF जूनियर विश्व कप 2025, और 50 मीटर की राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। यह पदक टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक था, तो पहला पदक था ये रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। 20 ईयर्स इनकी एज है, 20 वर्षीय ये निशानेबाज हैं, जो 26.7 के स्कोर इन्होंने दर्ज किया, जो स्वीडन के जैस्पर जोहानसन से केवल 0.3 अंक पीछे रह गया, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वीडन के जैस्पर जोहानसन ने। और हमारे जो इंडिया के हैं एड्रियन कर्माकर, उन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। एड्रियन के संयमित प्रदर्शन ने उन्हें इस स्पर्धा में सबसे पहले स्थान प्राप्त करने वालों में से एक बना दिया है। रजत पदक के अलावा एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल फ्रॉन श्रेणी में एक नया जूनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो हमको नाम याद रखना है एड्रियन कर्माकर का, कि इन्होंने जो है 50 मीटर जो राइफल स्पर्धा थी, ब्रॉन्ज स्पर्धा, उसमें जो ये पदक जो है जीता है। ठीक है, और इनको जो है रजत पदक जीता है, और जो स्वर्ण पदक जीता है वो जैस्पर जोहानसन ने जीता है, जो कि स्वीडन के थे। ठीक है, या स्वीडन के हैं। तो ओलंपियन जेवियन थ्रोअर, तो जेवियन थ्रोअर में नाम आता है शिवपाल सिंह का, और शिवपाल सिंह को जो है फिर से डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया है, फेल हो गए ये। इन पर जो है 8 साल का प्रतिबंध लग सकता है। डोप टेस्ट बेसिकली क्या है? तो ये डोप टेस्ट जो है ये वाडा द्वारा और नाडा, वाडा एंड नाडा वी कैन से, ये एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ये चेक किया जाता है कि व्यक्ति क्या, जो खिलाड़ी हैं, अगर वो कोई इंजेक्शन किसी नशीली पदार्थ का इंजेक्शन लेते हैं और अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर उस खेल के समय में ज़्यादा जो है इफ़िशिएंट बनने के लिए, या ज़्यादा ताकत प्राप्त करने के लिए जब भी ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या उसका इंजेक्शन लगवाते हैं तो डोप टेस्ट किया जाता है। और उसको डोप टेस्ट अगर वो नशीला पदार्थ अगर पाया जाता है तो उसमें जो है उनको, खिलाड़ियों को जो है उसमें प्रतिबंधित कर दिया जाता है, पर्टिकुलर खेल की जो नियामक एजेंसी होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो भारतीय जेवलिन थ्रोअर और ओलंपियन शिवपाल सिंह अपने कैरियर में दूसरी बार प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। नमूना 2025 की शुरुआत में प्रतियोगिता से बाहर एकत्र किया गया था जब वे NIS पटियाला में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें आगे की जांच लंबित रहने तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, जो देश की हमारी एजेंसी है नाडा, और उसके अंतिम रूप से और निलंबित कर दिया गया है। और नाडा और वाडा, यहाँ वाडा है जो वैश्विक लेवल पर है, वाडा के नियमों के अनुसार दूसरी बार डोपिंग अपराध करने पर अधिकतम 8 साल का प्रतिबंध लग सकता है। शिवपाल ने इससे पहले 2021 में स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, यानी इनको जो है इससे पहले भी 2021 में इन पर प्रतिबंध लग चुका है। तो एंटी डोपिंग अनुशासन पैनल द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था तब,
और अब ये जो है 8 साल का प्रतिबंध इन पर लग सकता है। तो निश्चित बात है इनका कैरियर जो है कितना उज्जवल है ये आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, और आज की जो है लास्ट न्यूज़ है ये। स्पेनिश गोलकीपर हैं पेपे रेना, इन्होंने 42 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, अनुभवी स्पेनिश गोलकीपर पेपे रीना ने मौजूदा सत्र के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 42 वर्षीय पेपे रीना वर्तमान में इटालियन क्लब कोमो के लिए खेल रहे हैं, जो सत्र के अपने अंतिम सीरिए गेम में इंटर मिलान का सामना करेंगे। सीरी ए गेम के इंटर मिलान का सामना करेंगे, इंटर मिलान गेम होगा। ठीक है, वहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा खेली जाएगी। रीना स्पेनिश राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे, जिसने 2010 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, और 2008 और 2012 का यूईएफए यानी यूरोपियन चैंपियनशिप वो जीती थी उन्होंने, और उन्होंने स्पेन के लिए 36 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित किए थे। विलारियल में शामिल होने से पहले रीना ने बार्सिलोना की अकादमी में अपना कैरियर शुरू किया था। तो इतना इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पेपे रीना का संबंध किस खेल से है, तो इनको आप बता सकते हैं कि इनका संबंध जो है फुटबॉल से या सॉकर से है। और दूसरा जो है स्पेनिश है खिलाड़ी ये, और इन्होंने 42 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो आज तक के करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए, और मेरा आपसे निवेदन है, फिर से ये कहना है कि हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, थोड़ा सहारा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे अंदर जो है ऊर्जा और भी बढ़े। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, हमें जो है प्रोत्साहन मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया है, या जो नए हैं जो अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। उसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ में शेयर करें। क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या आप चाह रहे हैं, जो पढ़ना आप चाह रहे हैं उसके बारे में लिखें। हमारे बारे में हमारा प्रोत्साहन करने के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि हमको पता चले कि हम किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से आपके काम आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।